बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और कंटिन्यूअसली जुड़ते भी जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत अभिनंदन। आप लोग सिलेक्शन वाले बच्चे हो। ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन के साथ में रैंक भी लेकर आने वाले, ठीक है? आप टीचिंग परीक्षा के परीक्षार्थी हो। तो ये जो मेहनत है ना आप लोगों की, ये एक दिन रंग लेकर आएंगी और जिस दिन जब रिजल्ट आएगा ना तो बाकी लोग ये देखेंगे और आप लोग भी ये चीज को ऑब्जर्व करोगे कि आपने एक जो है निर्णय लिया था मेहनत करने का और वो मेहनत करने का निर्णय जो है वो अब आप लोगों का सफल हो गया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं हमारे जो है अभी सेशन के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको हम लोगों ने अभी करना है यहाँ पर में। ठीक है, और मैं यहाँ पर में जैसे देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे हैं। ठीक है, 800 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड सेशन से पहले ही। ठीक है, 800 से ज्यादा लाइक करने के लिए। जिन लोगों ने भी लाइक कर दिया था प्लीज हाथ ऊपर कर देंगे ताकि मुझे पता भी चल जाए। ओके, सभी को गुड आफ्टरनून। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। कौन सी नदी है जो पूरी तरह से बिहार राज्य के भीतर बहती है? कौन सी नदी है जो बिहार राज्य के अंदर में बहती है पूरी तरह से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए बूढ़ी गंडक, बागमती, अजय, गंगा। अब ये पूरी जो है नदी पूरी तरह से बिहार, केवल बिहार के अंदर में होनी चाहिए वो नदी। ओके, तो अगर हम लोग इन ऑप्शंस में से बात करें यहाँ पर में, ठीक है, तो अगर मैं इन ऑप्शन में से बात करूं और आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूं, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर में फ्रेंड्स कि गंडक नदी जो है ये नेपाल के जो जो महाभारत रेंज है वहां से आती है। ठीक है, तो पूरी तरह से केवल बिहार में तो है नहीं। लेकिन वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से बूढ़ी गंडक की, तो बूढ़ी गंडक जो है फ्रेंड्स ये सोमेश्वर हिल से निकलती है। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और फिर मुंगेर के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, मुंगेर के पास में। तो ये नदी जो है बूढ़ी गंडक ये पूरी तरह से बिहार के अंदर में है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, पूरी तरह से बिहार राज्य के अंदर में बूढ़ी गंडक नदी। तो सोमेश्वर हिल से निकलती है और मुंगेर के अंदर में जाकर जो है गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, तो एंटायरली फ्लोज विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, बूढ़ी गंडक, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में हमारे देखिए ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का एक क्वेश्चन है और मैं आपको ये तीनों ऑप्शन बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप तीनों ऑप्शन से परिचित हो जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। तो बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के जैसे आंसर आने लग रहे हैं। ठीक है, कि कौन सी नदी है, कौन सा वाला जो पवन है और विंड सिस्टम है जो आप लोगों का सहारा रेगिस्तान से, ठीक है, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर की तरफ में जाता है। अगर मैं एक हल्का सा रफ मैप भी बनाने की कोशिश करूं तो ये है अफ्रीका आप लोगों का और यहाँ पर में है सहारा रेगिस्तान। तो ऐसी कौन सी वाली आपकी हवाएं हैं जो इधर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर में आपका मेडिटेरियन, ठीक है, मेडिटेरियन जो है सी है आपका भूमध्य सागर, तो मेडिटेरियन सी की तरफ में जो है वो पवने बहती है इस तरीके से। ठीक है, तो कौन सी है, हार्मेटन, सिरोको या चिनुक? चिनुक की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि चिनुक जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर में बहती है, नॉर्थ अमेरिका में, तो अमेरिका में बहती है ये, ना कि अफ्रीका में। तो ये ऑप्शन तो आप लोगों का एलिमिनेट हो गया। चिनूक कहां पर में बहती है, ये गर्म हवाएं है जो नॉर्थ अमेरिका में बहती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सिरोक्को और हार्मेट्टन की, तो ये दोनों के दोनों आप लोगों की कहां पर में है, ये आप लोगों को मिल जाएंगी अफ्रीका के अंदर में। और जहां तक बात करें हम यहाँ सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरियन सी की तरफ में जाने वाली जो हवाएं है उनको सिरोक्को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, सिरोक्को। अब ये हार्मेट्टन कहां पर में है फिर, तो हार्मेट्टन भी आप लोगों को दिखा देता हूं फ्रेंड्स मैं। ये आपका अफ्रीका है, ये देखो सिरोक्को यहाँ पर में होगी। सिरोक्को जो है वो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की तरफ में जा रही है। हार्मेट्टन जो है फ्रेंड्स ये मध्य अफ्रीका से, ठीक है, सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग से ये कहां पर में जा रही होती है, ये जा रही होती है आपकी अटलांटिक ओशन की तरफ में, अटलांटिक ओशन की तरफ। ठीक है, तो हार्मेट्टन जो है ये सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग से ये जाती है अटलांटिक ओशन, यहाँ पर में एस शेप का जो अटलांटिक ओशन है आपका उधर साइड में जाती है हार्मेट्टन। ठीक है, तो ये है आप लोगों की हार्मेट्टन। तो ये दोनों ही याद रखना आप लोगों ने, एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं, आगे में पूछा जा सकता है। केवल 4 मिनट के अंदर में फ्रेंड 1400 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों ने जो है 1100 से ज्यादा 1161 लाइक्स आप लोगों ने कर दिया, 1165 हो चुके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज थी फ्रेंड्स। चिनुक कहां पर में, तो ये याद रखना चिनुक कौन से वाले महाद्वीप में है, आप लोग लिखोगे जल्दी जल्दी से लिखिए चिनुक कौन से वाले महाद्वीप के अंदर में, हर एक बच्चा जल्दी से लिख देगा चिनुक के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी जो लिस्ट है आप लोगों को मिल जाएगी। फोहेन कहां पर में मिलती है, एल्प्स में, एल्प्स फ्रांस एल्प्स के अंदर में बहती है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर में आंसर करेंगे। उत्तरी अमेरिका में बहती है चिनुक, ठंडी हवाएं है या गर्म हवाएं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स एस्पेक्ट है, ठंडी है या गर्म हवाएं है।
अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आप लोगों को अभी करवाने वाला हूं, तो उसको भी अच्छे से देखिएगा आप सभी के सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से दम लगा के हिस्सा करके आप लोग हर एक जगह पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स मगध, ठीक है, यहाँ पर में जो मगध महाजनपद था उसकी पहली राजधानी थी आपकी राजगीर, ठीक है, राजगीर या राजगृह, राजगृह, ठीक है, पहली राजधानी थी। और फिर दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, सेकंड नंबर की, ओके, सेकंड नंबर पे। तो राजगृह तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। ये आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया है, तो कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। राजगृह थी, राजगृह कहां पर में है आप लोगों की, नालंदा के अंदर में, आज के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ठीक है। बिहार शरीफ, राजगृह, ये सब कहां पर में आप लोगों को मिलेगा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो आंसर यहाँ पर में आप लोगों को हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि राजगृह थी पहली राजधानी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। अच्छा, पाटलिपुत्र राजधानी किसने बसाई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बता सकते हो आप लोग पाटलिपुत्र किसने बसाई थी। देखिए यहाँ पर में करीब करीब 1600 बच्चे जुड़े हुए हैं, और इतनी बढ़िया यहाँ पर में जो है ना आप लोगों का ये हुजूम लगा हुआ है सिलेक्शन वाले बच्चों का, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, जो रैंक लेकर आने वाले हैं, ये वो बच्चे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग जो है फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ते हैं। उज्जैन जो है उन्होंने बसाया था पाटलिपुत्र, ठीक है, उज्जैन, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, उज्जैन इसने बनाया था पाटलिपुत्र को राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर मैं आप देख लीजिए पूरी की पूरी जो महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे, टोटल नंबर कितना था महाजनपद का, ये यूपी टेट के एग्जाम के अंदर में आया था, ठीक है। तो बता दीजिए महाजनपदों की संख्या कितनी थी, महाजनपदों की संख्या थी 16, ठीक है, 16 महाजनपदों की संख्या थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उनमें से पूरे के पूरे ये आपकी लिस्ट यहाँ पर में दी गई है आप लोगों की। नेक्स्ट जो है फ्रेंड देखिए बीपीएससी जीएस 2017 का क्वेश्चन, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2017 का क्वेश्चन, उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर जो है, ठीक है, ये आपको कहां पर में मिलेगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि उदंतीपुर जो है फ्रेंड्स ये एजुकेशन सेंटर बसाया किसने था, ओके। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है ये आप लोगों को मिलेगा बिहार के अंदर में, बिहार में बिहार शरीफ नालंदा में ये आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, बिहार शरीफ नालंदा के अंदर में आप लोगों को ये मिल जाएगा उदंतपुर शिक्षा केंद्र। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद में सेकंड नंबर का आप लोगों का जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाला था, उसके बाद में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनी आपकी भागलपुर के अंदर में। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है फ्रेंड्स इसको भी जो बख्तियार खिलजी था उसने जला दिया था, ओके। तो बिहार के अंदर में स्थित है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स भारत के अंदर में, ठीक है, काफी सारे राजवंशों का शासन रहा है, उनमें से एक थे पाल राजवंश, ठीक है, बंगाल के पाल राजवंश, इधर साइड में उनका शासन था पाल लोगों का। तो फ्रेंड्स 8वीं शताब्दी के अंदर में जो पाल वंश के फर्स्ट राजा थे जिनका नाम था गोपाल, क्या नाम था, गोपाल, पाल वंश के पहले राजा, उन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है उसकी स्थापना बिहार शरीफ, बिहार के अंदर में नालंदा के अंदर में की थी, ठीक है। पाल राजवंश के जो राजा थे गोपाल उन्होंने की थी ये, ठीक है। तो बिहार के अंदर में है, ठीक है, बिहार शरीफ नालंदा के अंदर में गोपाल जो पाल वंश के पहले राजा थे उन्होंने की थी। इनका एक बेटा था जिसका नाम था, ठीक है, धर्मपाल, ठीक है, गोपाल के बेटे का नाम क्या था, धर्मपाल, धर्मपाल। उसने जो है फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी भागलपुर के अंदर में, भागलपुर के अंदर में, ओके, भागलपुर के अंदर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अभी फ्रेंड्स आप लोगों की 2 बजे जो है पवन सर की क्लास होने वाली है, एग्जैक्ट 2 बजे, उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिए, क्योंकि कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पवन सर ने आप लोगों के लिए निकाले हैं जो आप लोगों के जीएस के अंदर में काम आएंगे, और आप लोगों को डायरेक्टली जो है फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों से आगे निकाल देंगे। तो 2 बजे एकदम तैयार रहना आप सभी लोगों ने। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ओके। अब चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एक और क्वेश्चन की तरफ में। पहले आप लोग यहाँ पर में जो है फ्रेंड देख लीजिए उदंतीपुर जो है उसके अवशेष यहाँ पर। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली करिए, 68वीं बीपीएससी का। टीम प्लीज पोल ना दीजिए, मैं चाहता हूं कि बच्चे यहाँ पर में कमेंट में आंसर करें, इसका पोल ना दीजिए, बच्चे डायरेक्टली कमेंट के अंदर में आंसर करें, ठीक है। देखते कितने लोग, क्योंकि 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, अधिकारी बनोगे आप लोग इससे, ठीक है। कई हजारों हजारों शिक्षक आपके अंडर में रहेंगे, तो आप डायरेक्ट अधिकारी बनने वाली बीपीएससी की एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। 1496 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 4 लाइक्स दूर हम लोग 1500 से। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, यहाँ विक्रमशिला पूछा है आप लोगों से, तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ठीक है। अभी आपको बताया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां पर में है, जल्दी बताइए यहाँ पर में कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर में ये मिलेंगे आपको विक्रमशिला, ठीक है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिलेगी फ्रेंड भागलपुर के अंदर में, भागलपुर के अंदर में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। गोपाल की बात करेंगे तो गोपाल ने उदंतपुर जो आप लोगों का केंद्र था उसकी स्थापना की थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं मैं, और उसके बाद में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, ये आप लोगों को समझ में आ गया है, उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं एक ट्रेलर दिखाना चाहूंगा, आप सभी लोग देखिए। उसके बाद में ताबड़तोड़ क्वेश्चंस की तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आंसर, क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को कुछ करवाने हैं, ठीक है। लगातार आप लोगों को 10 क्वेश्चन, एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग सभी लोग जुड़े रहिएगा। इसके बाद में मैं लगातार 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है। तो ये अब एक ट्रेलर देखिए इसको पहले, और फिर बताइएगा कैसे बना है। हर बार पीटीएम में यही सुनने को मिलता है कि मेरा बेटा रोहन मैथ्स में बहुत गलती करता है,
साइंस आप एक ट्रेलर देखिए इसको पहले और फिर बताइएगा कैसे बना है। और स्पीड में आप लोगों को आंसर करना है। हम लोग यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स ताबड़तोड़ क्वेश्चंस की तरफ में हम लोग यहाँ पर में अब आगे बढ़ेंगे। सभी के सभी जो है एक बार यहाँ पर में आप बिल्कुल जुड़ जाइए एकदम अच्छे से। जो बोल रहा हूँ यहाँ पर में क्वेश्चन के आंसर करते रहना आप लोगों ने। एकदम स्पीड में करेंगे और स्पीड में आप लोगों को आंसर करना है अगले 10 क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1 कैलोरी का मान लगभग कितना होता है? ठीक है। देखिए 1 कैलोरी को अगर आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया तो 1 कैलोरी कितना बन जाती है? देखिए कैलोरी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों का क्या है, ये एक हीट एनर्जी है। ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जूल के अंदर में कितना जूल बन जाएंगे यहाँ पर में 1 कैलोरी मतलब? जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। ठीक है। तो 1 कैलोरी का मतलब होता ही है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आपका टेम्परेचर को, ठीक है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो है मदद करती है। तो ओके, अगर उसको जूल में कन्वर्ट करें हम लोग तो कितना जूल हो जाता है आप लोगों का? ये हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का 4.1868 जूल। इसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल लिख देते हो। ठीक है, जूल। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये एनर्जी का यूनिट है जूल, मैकेनिकल एनर्जी का। तो अगर आप कैलोरी की बात करेंगे, ठीक है, तो 1 कैलोरी मतलब 4.1868 जूल होती है, जिसको आप लोग अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल लिख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 1 कैलोरी का मतलब कितना होता है? मान लीजिए आपने चुल्लू भर पानी लिया, डूब मरने के लिए नहीं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डूब नहीं मरना है। ठीक है, 1 ग्राम पानी लिया आप लोगों ने। ठीक है, 1 ग्राम पानी। इस पानी का जो तापमान है मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब इस 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर आप लोगों को करना है 21 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी एनर्जी लगेगी आप लोगों को, ठीक है, वो एनर्जी है 1 कैलोरी। ठीक है। तो 1 कैलोरी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इंक्रीज 1 ग्राम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आप लोगों को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, वो 1 कैलोरी होती है। ठीक है। और अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो 4.1868 जूल इसका जो है यहाँ पर में रूपांतरण होता है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर? ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि आप लोग पृथ्वी की तरफ में खिंचाव महसूस करते हो। आप सभी पृथ्वी की तरफ में खिंचाव महसूस करते हो। उसकी एक जो है वो अलग अलग जगहों पे, ठीक है, अलग अलग एरियाज पर, अलग अलग प्लेनेट पर, ठीक है, ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे इसकी एक अलग अलग वैल्यू है। तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या जी की वैल्यू कितनी है? ठीक है, इक्वेटर पर। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये इक्वेटर पर कितनी है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो आप लोगों की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपका जी की वैल्यू, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी जो है आप लोगों का, ये क्या होता है? ये आपका इक्वेटर के ऊपर में, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर में सबसे कम होता है और पोल पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो जैसे जैसे आप मान लीजिए कि यहां पर में हो आप लोग, ओके, इक्वेटर पर, यहां पर में आप खड़े हो, तो यहां पर में जो आप पृथ्वी का खिंचाव महसूस करोगे वो कितना होगा आप लोगों का? वो होगा 9.798। ठीक है, 9.798 ये होगा आप लोगों का इक्वेटर पर। लेकिन जैसे ही आप चले जाओगे फ्रेंड्स पोल के ऊपर में, ठीक है, पोल पर यहां पर में आप पहुंच गए, तो यहां पर में जो आपको पृथ्वी का जो गुरुत्वीय खिंचाव महसूस होगा वो होगा 9.863। ठीक है, 9.863। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम लोग फील नहीं कर पाते, लेकिन एक्चुअल में ये डिफर है। और हम एवरेज के तौर पर एवरेज इसको लिख देते हैं, ठीक है, एवरेज इसको लिख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एवरेज लिख देते हैं, इन दोनों का एवरेज लिख देते हैं, पोल और इक्वेटर का। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि इक्वेटर के ऊपर में आपका जो वेट आप लोग गिरोगे, क्योंकि यहाँ जी की वैल्यू कम है तो हल्का सा कम आएगा आपका वेट, और अगर आप पोल पर जाके गिरोगे तो आपका वेट थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है। तो गर्ल्स, अगर मान लीजिए कि दिल को सुकून देने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, वो वाली बात आपने करनी है, तो पहले जो है, ठीक है, इक्वेटर के एकदम पास में जाओ, वहां पर में जाकर अपना वजन करो, मैं तो पतली हो गई। ठीक है। और लड़कों, अगर तुमको किसी को वेट बढ़ाना है अपना, तो पोल पर जाके वेट करो, थोड़ा हल्का सा ज्यादा आएगा, ठीक है, तुम्हारा वेट। तो याद रखना है कि जी की वैल्यू, ठीक है, यहां पर में मैक्सिमम होती है, ठीक है, और इक्वेटर के पास में ये मिनिमम होती है। और इसका जो एवरेज हम लोग निकालते हैं, एवरेज, ठीक है, वो एवरेज हम लोग लिखते हैं 9.8, ठीक है, 0665 लिखते हैं, या फिर हम लोग अगर इसको अप्रोक्सीमेट करना है तो 9.81 भी लिखते हैं, कई बार 9.8 लिखते हैं। सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है सबसे कॉमन है इन दोनों का एवरेज निकालकर। ठीक है, ओके। तो जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होती है? पोल के ऊपर में ज्यादा होती है, ठीक है, इक्वेटर पर सबसे कम होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसका एवरेज हम लोग लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, तो अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई आप लोग जो है वेट कर रहे हो, ठीक है, अपना वजन कर रहे हो, तो आपका वजन सबसे ज्यादा कहां पर में फील होगा? इक्वेटर पर या आपके पोल के पास में? जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, कहां पर में होगा? पोल्स के पास, नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो भी ले लीजिए आप लोग। सर जी टीचिंग परीक्षा का जलवा था, है और रहेगा, टीआरई 4 में रैंक का जलवा रहेगा। बिल्कुल सलीम जफर जी, बिल्कुल रहेगा। और आप देख लीजिएगा यहाँ पर में कि हम लोग अब यहाँ पर में सिलेक्शन तो करवाना ही है, साथ ही साथ अब रैंक भी लेकर आना, अब ये जिद है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया है।
ओके अब मैं आप लोगों से पूछता हूं एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। मैंने आपसे कहा था कि मैं ताबड़तोड़ आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए जल्दी जल्दी से। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर कितना होता है, ध्रुवों पर, ध्रुव पर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। में अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि पोल पर कितना है और ध्रुवों पर कितना है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर में पोल पर, अभी पिछले लेक्चर के अंदर में पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पोल पर देखा तो 9.798, ठीक है, 9.798 ये आप लोगों का था इक्वेटर के ऊपर में, इक्वेटर पर। और वही अगर मैं पोल की बात करूं तो पोल के ऊपर में हो जाएगा ये 9.863 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये पोल्स के ऊपर में हो जाएगा आप लोगों का। ओके, तो अगर आप लोगों से पोल्स पर बोल दिया जाए तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 9.863। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। 2200 के करीब बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं फ्रेंड, 1799 लाइक हो गए। जल्दी जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे आप सभी लोग। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 9.863 ये आप लोगों का पोल पर सबसे अधिक होता है। अच्छा चलिए अब मैं डायरेक्टली अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर तो हर एक बच्चा कर ही देगा अभी, मुझे ऐसा उम्मीद है आप लोग हर कोई बच्चा जल्दी से कर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए आप लोग। इस देखिए इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर में व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर है वो आप लोगों को लगाना है यहाँ पर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके चलिए, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं बोला गया विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। एग्जाम के अंदर में कई बार एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। जल्दी बताएंगे आप लोग कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है। जितने भी बच्चों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और जो भी चाहते हैं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास में आपका कोर्स रहने वाला है। हमें जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तो डरने की जरूरत नहीं है वैलिडिटी से। तो जो जितना जल्दी जो है एनरोल करके पढ़ाई स्टार्ट कर देगा उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा है। तो जो भी बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहता है 7611101101 9697 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर दीजिए अगर कॉल ना लगे तो, या फिर आप टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड करके वहां पर में भी जा सकते हो, वहां पर में भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी जो है ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर तो वो है आप लोगों का ओ निगेटिव। ओ निगेटिव ये याद रखना है आप लोगों ने, यूनिवर्सल डोनर सबको दे सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सबको दे सकता है यहाँ पर ब्लड। ये वही अगर आपसे बात करें यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर, तो वो है ए भी पॉजिटिव, ठीक है, ये रिसीवर है, ठीक है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओके, तो ये यूनिवर्सल रिसीवर है और ये यूनिवर्सल, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों का डोनर है, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, डोनर ओ नेगेटिव। तो है क्या यहाँ पर में कोई आपका यहाँ पर ओ नेगेटिव वाला, हाथ ऊपर कर दीजिए। और आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये भी आप लोग बता सकते हो कमेंट के अंदर में, आप लोगों का क्या ब्लड ग्रुप है, आप लोगों का कौन सा ब्लड ग्रुप है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में बता दीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूअसली यहाँ पर में करवाने हैं, ठीक है। अब एक और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए यहाँ पर मैं आप लोग मुझे कि आप लोगों को आंसर दिख रहा है, तो आंसर मैं यहाँ पर मैं छुपा लेता हूँ जी। तो देखिए फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं ना, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एकदम फास्ट आप लोगों ने करना है। लोक लेखा समिति की स्थापना कब की गई थी, तो लोक लेखा समिति ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर में जो बच्चे देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेकर आएंगे, आप लोग वो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए। आप वो बच्चे हैं जो अपने भविष्य के अंदर में जो आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो। और जो लोग अभी देखकर आराम कर रहे हैं, जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय में वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो लोग केवल अपना नुकसान नहीं कर रहे, वो उन लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं जो उनसे प्यार करते हैं। आप लोग उन लोगों का ध्यान रख रहे हो जो आप लोगों से प्यार करते हैं। ये आपकी जो मेहनत है ना, ये आपको आपके परिवार को जो है आगे जाकर सुख देने वाली है, आपके बच्चों को सुख देने वाली है, आपसे जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको सुख देने वाली है। तो ये जो आज आप कष्ट कर रहे हो, नहीं मन करता है क्वेश्चन का आंसर करने का, नहीं मन करता दिमाग को जो है तकलीफ देने का, लेकिन फिर भी आप दे रहे हो, तो ये होती है आगे बढ़ने वाली बात, ये होती है सिलेक्शन लेने वाली बात। ओके देखिए लोक लेखा समिति की स्थापना कब की गई थी, तो लोक लेखा समिति की अगर बारे में बात करूं आप लोगों से, पूरा का पूरा आप लोगों को इसके बारे में मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो लोक लेखा समिति या जिसको आप लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बोलते हो ना, ठीक है, ये कमेटी जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। ये सबसे पुरानी कमेटी है, हमारे पार्लियामेंट की सबसे ओल्डेस्ट कमेटी, सबसे पुरानी कमेटी है, ठीक है, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में क्या होता है कि अलग अलग जो है कमिटीज बनी हुई है, उनमें कुछ कुछ लोगों को डाल दिया जाता है। जब संसद नहीं कर रही होती उस समय में ये कमिटीज काम कर रही होती है, तो काम साल भर चलता रहता है पार्लियामेंट का, अलग अलग कमेटी बना दी गई है। तो लोक लेखा समिति ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुरानी वाली समिति कौन सी है, तो सबसे पुरानी वाली जो है फ्रेंड्स संसद की समिति है लोक लेखा समिति। अंग्रेजों के समय से ये चली आ रही है, 1921 में इसका गठन किया गया था। इसके अंदर में टोटल कितने सदस्य होते हैं, इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है 22 सदस्य होते हैं टोटल, ठीक है। कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स के अंदर में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 22, ठीक है। 22 का क्लासिफिकेशन कैसे है, 15 लोग होते हैं लोकसभा से, 15 लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं ना वो होते हैं राज्यसभा से, राज्यसभा से, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर में। तो टोटल कितने लोग होते हैं, 22 सदस्य होते हैं इसके अंदर में। सबसे पुरानी कमेटी है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। ये कमेटी क्या करती है, आप लोगों का जो सीएजी
ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है ना, उसकी रिपोर्ट को ये क्या करती है, स्क्रूटिनाइज करती है। जो सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट को ऑडिट करने का काम, ऑडिट, ठीक है, उसको ऑडिट करने का काम कौन करता है, ये करती है सीएजी की। बात आ गई है यहाँ पर में, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्या आप लोग बता सकते हो सीएजी का आर्टिकल क्या है? चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो सीएजी जो है फ्रेंड्स, इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 148। इसको पब्लिक पर्स का जो है गार्जियन माना जाता है, कि जितने भी हमारा पैसा, जो टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं सरकार को, वो सीएजी उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट कौन देखता है? ठीक है, लोक लेखा समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, उसकी देखरेख करती, उसकी जांच करती है कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है आपका। तो ये आंसर आप लोगों का हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होंगी। 1921 के अंदर में सबसे पुरानी कमेटी कौन सी है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में, और अभी के अभी याद कर लो आप लोग सारे के सारे बच्चे। ये पीपीटी आप लोगों को जितनी भी यूट्यूब के ऊपर में होती है, वो सारी पीपीटीज आप लोगों को मिल जाती है आपके टीचिंग परीक्षा के जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को टीआरई 4 के बैच के अंदर में। यार अभी ना मुझे एक ऐप मिली एस्ट्रोटॉक नाम की। अबे नहीं, मैं कुछ रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोचा मजे तो उन लोगों को टीआरई 4 के बैच के अंदर में। चलिए 1968 यहाँ पर मैं लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जल्दी जल्दी से सेशन को और आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी जो है पवन सर की क्लास है मैथ्स की, एक बहुत ही बढ़िया वाली क्लास सर लेने वाले हैं, तो सभी बच्चे वो मैथ्स की क्लास जरूर देखिएगा आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कमिटी और पब्लिक अकाउंट, तो यहाँ पर में हो जाएंगे फ्रेंड्स 22। इसका क्लासिफिकेशन लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, कितने कितने बच्चे यहाँ पर में कहाँ पर में जो है फ्रेंड्स कहाँ से आते हैं ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर में, ये आप लोग कमेंट करके लिख देंगे जल्दी से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। देखिए जो लोक लेखा समिति जो कि ओल्डेस्ट कमेटी है, ठीक है, पार्लियामेंट की, ओके, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लोक लेखा समिति के अंदर में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो है वो लोकसभा से होते हैं, ठीक है, और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ओके, तो इसके जो अध्यक्ष होगा, लोक लेखा समिति का जो भी अध्यक्ष होगा, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा है, उसका जो स्पीकर होता है ना, वो करता है, उसकी नियुक्ति करता है, उसका चयन करता है कि कौन इसका अध्यक्ष बनेगा। जनरली जो भी विपक्ष का नेता होता है, ठीक है, सबसे बड़ा, उसको लोक लेखा समिति का जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है उस समय काल के अंदर में। ठीक है, तो चलिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है फ्रेंड्स वो चयन करता है लोक लेखा समिति का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर आप सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, ये आप लोगों ने आंसर लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? लोक लेखा समिति की मुख्य जिम्मेदारी क्या है, ये बता देंगे आप लोग। मुख्य जिम्मेदारी क्या है? और अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने इसकी मुख्य जिम्मेदारी बताया था। तो लोक लेखा समिति जो है इसकी मुख्य जिम्मेदारी है टू स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट सबमिटेड बाय सीएजी। ठीक है, जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको जांच करना। सीएजी का आर्टिकल आप लोग बता देंगे मुझे कौन सा आर्टिकल है इसका, ठीक है, जो कि लोक लेखा समिति की सबसे मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है। ठीक है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कहां से कितने सदस्य आते हैं, ये आप लोग बता दीजिए। 2400 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में हमारे सेशन को। ठीक है, 2000 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया है। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, और काफी सारी एग्जाम्स के अंदर में पूछा जा चुका है। देखिए, विच इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी, अब सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? देखो, एक होता है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कमेटी, ओल्डेस्ट, वो आप लोगों ने आंसर कर दिया, पब्लिक कमेटी ऑन, ठीक है, ऑन पब्लिक अकाउंट। ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा समिति जो ये सबसे बड़ी समिति है आप लोगों की, सबसे ओल्डेस्ट है, 1921 में बनी थी, सबसे पुरानी समिति है, 22 मेंबर इसमें। लेकिन एक समिति ऐसी है जो सबसे बड़ी है, उसमें 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, उसमें 30 मेंबर होते हैं। यह है प्रकलन समिति, जिसको एस्टिमेट कमेटी कहा जाता है पार्लियामेंट की। ठीक है, पार्लियामेंट की प्रकलन समिति ये सबसे बड़ी है। ठीक है, ओके, सबसे बड़ी समिति प्रकलन समिति, आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रकलन समिति के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो अगर मैं प्रकलन समिति के बारे में आप लोगों को बताऊं तो इसमें टोटल जो है 30 मेंबर होते हैं, टोटल 30 मेंबर। अब इसमें से ऑल, ठीक है, ऑल आर फ्रॉम लोकसभा, ऑल आर फ्रॉम लोकसभा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी 30 के 30 जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है प्रकलन समिति का? इसका मेन काम होता है आपके जो बजट बजट बनता है ना, ठीक है, उसके अंदर में जो एस्टिमेट होता है, जो सरकार ने एस्टिमेट बनाया है, ठीक है, उसको एग्जामिन करना कि सरकार ने जो जो पैसा मांगा है बजट में, क्या वो पैसा सही मांगा है या नहीं। तो इसमें सारे के सारे मेंबर्स जो है लोकसभा के ही होते हैं, पूरे 30। और इसके अध्यक्ष का जो चुनाव है वो भी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तो प्रकलन समिति सबसे बड़ी है, इसके सभी सदस्य जो है वो लोकसभा से होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऑल 30 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा। तो आप लोगों ने क्या सीखा? सबसे ओल्डेस्ट समिति कौन सी है, ठीक है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, उसका काम क्या है। आपने देखा कि सबसे बड़ी कमिटी कौन सी है, उसका काम क्या है, उसके मेंबर कितने होते हैं। ठीक है, जी हाँ।
चलिए आज जो है फ्रेंड्स 15 जो आप लोगों का 14 सितंबर है आज, और आप लोगों को पता है कि आज जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब मुझे बताइए कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं, या इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बीपीएससी सीडीपीओ 2021 का क्वेश्चन आप लोगों को आपके सामने ये रहा, ठीक है जी। अब देखिए फ्रेंड्स, जस्ट 4 मिनट के अंदर में पवन सर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। आप सभी लोगों ने वो क्लास जरूर देखना है, आप सभी के सभी अभी जाएंगे, ठीक है, इस क्लास के बाद में, और पवन सर की जो क्लास है उसको आज देखिएगा। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन सर ने निकाल के लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो अभी जस्ट मेरी क्लास के 1 मिनट के अंदर अंदर में, जैसे ही खत्म करूंगा 30 सेकंड के अंदर अंदर में वो जो है क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर में कि कौन सा वाला जो है गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करता है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका विंध्याचल श्रेणी। देखिए, यहाँ पर में है गंगा का मैदानी इलाका, ये पूरा का पूरा, ओके, और यहाँ पर में है दक्कन का पठार। तो बीच में जो है ना बड़ी सी जो पर्वत श्रृंखला है जो अलग करती है, वो है विंध्या पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप सभी का। ओके जी। चलिए, तो हिंदी दिवस के बारे में आप लोग जो बता रहे थे, आज जो है फ्रेंड्स, आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, और एक आता है आप लोगों का, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। ओके, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है आप लोगों का विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोले आप लोगों से तो 14 सितंबर को। ये 2 दिन है, और आप लोगों को पेड क्लास में मैंने मल्टीपल टाइम्स ये याद करवाया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स। जब जब इसका जिक्र आता है तब तक मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स याद करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स 1975 के अंदर में 10 जनवरी को नागपुर के अंदर में अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था इंदिरा गांधी के समय काल के अंदर में। तो इसी वजह से 10 जनवरी को हम लोग जो है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन आप लोगों का, ये हाई लेवल क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ऐसा हो जो आप लोगों को एकदम हाई लेवल वाला आप लोगों के सामने हो। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार हड़ताल करने के सीमित अधिकार प्रदान किया? अंग्रेजों के समय की बात है, पहली बार हड़ताल करने का, ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार दिया गया मजदूरों को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और एक बार जहां-जहां शेयर कर सकते हो ना फ्रेंड्स, वहां-वहां शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और जो टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास में समय कम है। ज्यादा से ज्यादा आपकी पढ़ाई होगी, जितना जल्दी जुड़ोगे उतना लंबा समय तक आप लोग जो है पढ़ाई कर पाओगे। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन गए, जो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से पूछूंगा भी, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया था अस्तित्व में, तो यह आया था 1926 में, ट्रेड यूनियन एक्ट, जिसके तहत जो संगठन थे, ठीक है, जो अलग अलग संगठन थे ना, उन संगठन को अधिकार दिया गया आप लोगों का कि वो संगठन क्या कर सकते हैं अब, मिलकर अपनी मांग रख सकते हैं सरकार के सामने। तो पहली बार सीमित अधिकार दिया गया हड़ताल करने का, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। कोई मतलब हड़ताल मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर दी, या फिर आपकी जो पूरा जो है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहां पर में मजदूर जो है वो हड़ताल कर सकते हैं, तो उनको कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया था? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में आया था, ठीक है। तो स्ट्राइक करने का या फिर आप लोगों का हड़ताल करने का, हड़ताल पे जाने का अधिकार दे दिया गया मजदूरों को 1926 के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक जो है ऐसा ही एक छोटा सा मिनी जो है सेशन आज लेने वाला हूँ, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में, टीआई 4 के पेड कोर्स के अंदर में, 4.0 के, जिसके अंदर में मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो ट्रेड यूनियन के 3 इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें, ऐसी मिनी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें छोटी छोटी जो चीजें होती है जो अक्सर जो है आप लोग भूल जाते हो उनको। तो आज मैं करवाने वाला हूँ, छोटा सा सेशन लूंगा, ठीक है, 15 मिनट का। उसके अंदर में मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ये कैसे बना आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इनटुक, ये कैसे बना। इन तीनों के बारे में जो भी पॉइंट बन सकते हैं आपके छोटे छोटे से, और उनके ऊपर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, या आज में जो मिनी सीरीज रहेंगी आप लोगों की पेड क्लास के अंदर में उसमें करूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स मिलते हैं, ठीक है, इस लेक्चर के साथ में भी। कल भी हम लोग जो है